हे बीस टॉमी कैसन बा सारे लोग। यार आपकी जेडी की डिमांड थी। सो आई थॉट कि यार चलो जेडी पर फटाफट एक छोटा सेशन बना दें। सो ये जेडी है जो इंडियन वर्जन है सुदर्शन गुहा की। सुदर्शन गुहा बहुत ही सीनियर फैकल्टी रह चुके हैं हमारे बंसल क्लासेस में। सो इस एडिशन जो नए नए आ रहे हैं इसके उसमें कुछ खास चेंजेस तो है नहीं। आप कोई भी एडिशन ले सकते हो 2018, 19, 20, 21 वाले ऑलमोस्ट सेम ही बातें हैं उसमें। इनफैक्ट कि किसी भी एडिशन में आप उठा लो 30-35% चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि बिल्कुल भी टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इवन अप टू एडवांस या ओलंपियाड तक, ओलंपियाड सेकंड स्टेज तक प्रिसाइसली अगर कहें तो। सो फटाफट मैं बता दूं आपको अभी की वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3 का डिस्कशन कर लेता हूं आपसे कि क्या प्रीरिक्विसाइट्स होंगी, क्या आपको ये समझ में भी आ सकता है या नहीं आएगा, आपको किन बातों की ज़रूरत पहले से होनी चाहिए जानने की। सो स्टार्टिंग फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप देख रहे हो, सेकंड होगा पीरियोडिक टेबल, थर्ड होगा केमिकल बॉन्डिंग। अगर इस बुक को आगे पढ़ना है तो शुरू के ये 3 चैप्टर अच्छे से आने चाहिए। स्टार्टिंग में ये सारे अपेंडिक्स वगैरह आपको दिख रहे हैं तो इसको हम स्किप करते हैं और चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आप देखोगे बिल्कुल जैसे कि मैंने 11th की केमिस्ट्री स्टार्ट करवाई थी ठीक वैसे ही ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट्स के साथ चीज़ें चली हैं। स्टार्टिंग में बहुत टुच्ची बातें हो रही हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिस्कशन, फिर ऑर्बिटल का शेप वगैरह आ गया, क्वांटम नंबर वगैरह का डिस्कशन आ गया है। तो ये सब तो टुच्चे आप संभाल लोगे, कोई इशू नहीं आने वाला, कोई भी बंदा पढ़ सकता है, जीरो से भी स्टार्ट करने वाला या जो प्रो हैं जो पहले से पढ़ चुके हैं वो तो यार चलो ठीक है, बहुत अच्छे लेवल पर आसानी से समझ जाएंगे। पॉइंट ये। अब क्या इसमें कोई टफ पार्ट दिख रहा है? हाँ, यहाँ पर एक स्लेटर रूल वाला पार्ट आया। तो जैसे मैंने स्लेटर रूल पहले समझाया, अगर आपने देखा हुआ है तो बहुत आसान पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा स्लेटर रूल यार खुद से समझने में दिक्कत ही होती है। एक्सरसाइज का मैं फ़ैन हूँ इस बुक के, क्योंकि इसमें हर तरह के क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट और पैसेज भी दिख रहा है और असर्शन रीज़न भी है, इंटीजर टाइप भी है, मैट्रिक्स मैच भी है। सो एक अच्छे लेवल की आपकी प्रैक्टिस हो सकती है यहाँ से। सेकेंड चैप्टर पीरियोडिक टेबल, क्या प्रीरिक्विसाइट होंगे, आप कुछ पोर्शन तो बड़ी आसानी से समझ जाएंगे जो कि एनसीईआरटी वाले हैं। जैसे ये दिख रहा है न्यूलॉन्स ऑक्टेव, लोथरमेयर्स कर्व, तो टुच्चे होते हैं, कुछ खास बातें होती ही नहीं है, एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते। हाँ ये अलग बात है, मेंडलीव भैया दिख गए यहाँ पर, तो हम कैसे भूल जाएंगे कि मेंडलीव के बारात में कितने समोसे बनाए गए थे, बारातियों ने कितने समोसे खाए थे, ये पूछा गया था जेईई मेंस में, है ना। अब आप बोलेंगे सर क्या एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपने पहले से मुझसे सुना हुआ है कि मेंडलीव से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया था तो आपको पता ही होगा। यार मैं तो रोस्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्वेश्चन ऐसे डाले गए हैं जेईई मेंस में, केमिस्ट्री को बदनाम करने के लिए क्या बोला जाए। तो पूछा गया था कि एक्यूरेट बैरोमीटर मेंडलीव ने बनाया था कि नहीं, तो एनसीईआरटी के कोने में एक लिखा हुआ था। खैर तो इस बुक में वो सब कोने में लिखी हुई बातें नहीं मिलने वाली, मोटी मोटी अच्छी बातें ही मिलती हैं यहाँ पर। तो आप ये सेक्शंस भी पढ़ सकते हो, बट बहुत ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत होती नहीं इन सब सेक्शंस में। आप एनसीईआरटी से भी पढ़ दोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मोस्टलेस लॉ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक हम आ गए और मेरी नज़र में इस बुक से ज़्यादा सही है कि एनसीईआरटी की रीडिंग डाल लेना इस पोर्शन में। बोर्स क्लासिफिकेशन है और वो नॉमेनक्लेचर है आइटम्स का जो होता है पीरियोडिक टेबल में, सारी चीज़ें आप एनसीईआरटी से भी सीख सकते हो। अब कोवलेंट रेडियस से वो डिस्कशन है जो एक्चुअली हम आपके नोट्स में भी ऐड अप करते हैं। तो यहाँ से काम की बातें शुरू हो गई हैं। डेप्थ एनसीईआरटी से ज़्यादा दिखेगी यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा। और इनफैक्ट के डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, इन सब से जो भी रेडियस का डिस्कशन है वो भी उठा के यहाँ पर ऐड किया गया है। दैट इज़ गुड, अच्छी बात है। आपको क्या समझने में दिक्कतें होंगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने पढ़ा हुआ है पहले से पीरियोडिक टेबल, बहुत स्मूथ जाएगा, चिल, बहुत अच्छा जाएगा। इनफैक्ट कभी जो टफ टॉपिक्स आए एनर्जी वगैरह, उसमें जो हमने क्लास में ट्रिक्स सीखी हैं जो तुम्हारे दोस्त ने सिखाई, वो सब बहुत अच्छे से काम आएंगी। सो यहाँ पर रेडियस का ही डिस्कशन चल रहा है और ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है। आयनिक रेडियस आ गया, एग्जाम्पल्स वगैरह ऐसे हैं कि कोई भी बंदा जीरो से स्टार्ट कर रहा है तो उसको भी समझ में आ जाएगा और प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। अब एक अच्छा टॉपिक आया आयनाइजेशन एनर्जी, जिसमें कि डिफरेंट जितने भी केसेस हो सकते हैं सब डिस्कस कर दिए गए हैं। तो एक बहुत अच्छा डिस्क्रिप्टिव सेक्शन है ये, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है डिफरेंट केसेस को। आप पढ़ करके सीखेंगे ही, आपने क्लास में पढ़ा हुआ है तभी पर पढ़ के कुछ ना कुछ आप 2%, 3%, 5% कुछ तो सीखेंगे ही। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हेडिंग नहीं होनी चाहिए थी बुक में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए थी जैसे एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक पुराना टर्म है। अब यार ये टर्म यूज ही नहीं करना चाहिए बुक को, बट चलिए कोई बात नहीं, माफ़ कीजिए। यहाँ पर इन्हें जो तरीका है आगे डिस्कशंस का वो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट आगे चल करके जैसे मॉड्यूलस वगैरह दे करके यहाँ पर बातें सिखाई गई हैं वो बहुत अच्छी है। पीरियोडिक ट्रेंड्स तो कुछ होता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, एनसीईआरटी का डेटा इन्हें दिखा देना चाहिए था, बट बुक ने अपनी तरफ से डिस्क्राइब किया है। मैं हमेशा
बोलूँगा कि आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनसीईआरटी का डेटा देख के ज़रूर पढ़िए, मैंने क्लास में बहुत सिखाया भी है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आपकी बैंड बच जाएगी। आप इस बुक से पढ़ लीजिए, किसी से भी पढ़ लीजिए, अगर एनसीईआरटी से आपने नहीं देखा है डेटा, उसे एनालाइज नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट बोलूँगा कि आप ज़रूर पक्का देख लीजिएगा एनसीईआरटी का डेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अच्छा है, अच्छा सेक्शन है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, ऑल्डोडो का स्केल, मिल्कन स्केल, बच्चों को इतना ज्ञान देने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। पॉलिम स्केल का डिस्क्रिप्शन एनसीईआरटी में है नहीं, एडवांस में पूछते नहीं है और ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, उसका कोई कनेक्शन नहीं बैठता ऐसा कुछ। एप्लीकेशन भी तो होना चाहिए ना, तो एप्लीकेशन नहीं होता है तो उसको ना एडवांस तो बिल्कुल टच ही नहीं करता है। तो आप देखो कभी एडवांस में टच नहीं हुआ, ज़बरदस्ती इसे हम पढ़ाते रहे हैं पहले से, अभी भी ढो रहे हैं, मेरी नज़र में उसको ढोना नहीं चाहिए। अब आया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला सेक्शन। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेक्शन से एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी समझाने की कोशिश की है, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड वगैरह की, वो अच्छी चीज़ है, वो क्लास में भी हमने सीखा हुआ है। इनफैक्ट मैंने आपको अल्ट्रा प्रो बनाने की कोशिश की है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वगैरह में। तो एसिडिक और बेसिक नेचर तो समझो, साथ साथ एम्फोटेरिक नेचर वाले भी ध्यान में रख जाओ, बहुत पूछे जाने लगे लास्ट के 5 साल में। एंड लास्ट में एमओएच लाइक कंपाउंड की एसिडिक और बेसिक नेचर का डिस्क्रिप्शन प्यारा सा है, ढंग से है, हमने भी उसको देखा हुआ है, आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। लैटिस एनर्जी का डिस्कशन, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, सॉल्युबिलिटी, ये इस बुक की बहुत अच्छी खासियत है, उनको जरूर अच्छे से देखो जहाँ भी मिलता है। तो लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, आयनिक मोबिलिटी वगैरह जो है सब दिख जाओ, बड़े सही हैं। सॉल्विंग, अगर आपने डीपीपी वगैरह एलिड बैच की सॉल्व की हुई है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। वीके जैसा वगैरह अगर सॉल्व करते तो कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपने डीपीपी वगैरह एलिड बैच वगैरह के की हुई है तो अब इसे एक अच्छे रिवीजन के रूप में यूज़ कर पाएंगे आप। बट पहले वो कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप जो है अलग अलग मटेरियल यूज़ करते जा रहे हैं, कोई भी एक मटेरियल ढंग से ख़त्म नहीं है तो फिर दोस्त बहुत नुकसान होगा। जैसा मैंने बताया, मैं फ़ैन हूँ कि इस सेक्शन में ये एडवांस के पैटर्न पर सारे क्वेश्चंस डाले गए हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, कुछ तो नॉर्मल वही होते हैं, एज यूजुअल होते हैं, बट कुछ कुछ ढंग के होते हैं अच्छे, और अच्छा लगेगा बना करके। 3rd चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग पर आते हैं, जिसमें कि बातें स्टार्ट हुई हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड से, और आयनिक बॉन्ड से डिस्कशन स्टार्ट किया गया है। यूजुअली मैं इस तरह से नहीं चलता, बट पढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं यार। जैसे भी टीचर और स्टूडेंट के बीच में कॉम्पैटिबिलिटी बनती है, जिस तरह से आप कंफर्टेबल होते हैं वैसे भी हम पढ़ा सकते हैं। आपको नुकसान नहीं है किसी भी तरह से आयनिक बॉन्ड से स्टार्ट करके। इनफैक्ट कुछ लोग अच्छा ही मानते हैं कि आयनिक बॉन्ड से स्टार्ट करें। मैं मानता हूं कि सबसे ज़्यादा केमिकल बॉन्डिंग पे क्लास 11th के स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली जिस बात पे सबसे ज़्यादा इम्फेसाइज किया जाना चाहिए वो है रफ स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का, और फिर उसका कनेक्शन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एमओटी को पैरेलली सिखाना चाहिए, सो दैट के डिफरेंसेस समझ में आए दोनों में। नहीं तो स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या डिफरेंस है। तो वो मेरा है एनालिसिस, क्योंकि मैंने इस तरह से जेईई के स्टूडेंट्स को पढ़ाया और मुझे लगता है कि वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। हर टीचर का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। यहाँ पर जेडीली में सुदर्शन गुहा ने जो चेंजेस किए हैं, जेडीली जो ओरिजिनल वर्जन है यार, वो तो इतना ज़्यादा है कि उस वर्जन का, मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, इस वर्जन का 30-35% तो काम नहीं आता, वहाँ पर उस वर्जन का, ओरिजिनल वर्जन का शायद 50% ही तुम यूज़ कर पाओ जी एडवांस तक के लिए। सो यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड का सेक्शन आ गया, लुईस थ्योरी आ गया। पता है आपको कि लुईस भैया ने जो बताया था कि 8 से ना कम 8 से ना ज़्यादा, वो बाद में साबित हुआ कि गलत है, और फिर बाद में चल करके हमने उसको और रिफाइन किया। बट हमें पता है कि फिर भी लुईस की जो थ्योरी है उसने रफ स्ट्रक्चर्स वगैरह प्रिडिक्ट करने में बहुत हेल्प की। बाद में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वगैरह सब यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में है। अगर कोई बंदा चाहता है कि शुरू के स्टार्टिंग के बेसिक को स्किप कर जाएँ तो आप डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी लोग चाहते हैं कि नहीं यार बेसिक्स तो हमें पता ही है, तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, पॉइंट्स सुनते जाइए, देखते जाइए। ये सब जो ऑर्बिटल्स का दिखाया गया है यहाँ पर, इस जगह देख रहे हैं कि ऑर्बिटल्स के इन्वॉल्वमेंट का डिस्कशन किया गया है, जिसमें मैंने क्लास में अच्छे क्वेश्चन बनवाए थे आपसे, वो सब दिख रहा है वहाँ पर। और VSEPR के और अच्छे पॉइंट्स, मतलब पॉइंट्स तो वही हैं घुमा फिरा करके, बट ढंग से लिखा गया है, तो किसी को और अच्छे से अगर देखना है, मैं ये मानूंगा कि इसमें कुछ डेप्थ नहीं है यहाँ पर, बट वी को डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला भी बताया गया, जिसको मैं सपोर्ट नहीं करता, मैं पसंद नहीं करता, आप आदत मत लगाना, स्किप कर सकते हो उसको। स्ट्रक्चर्स के जितने एग्जाम्पल है सब आप बना जाना और मैच करा लेना, कहाँ पर गड़बड़ है कहाँ पर नहीं है। मेजोरिटी स्ट्रक्चर आपने बनाए भी होंगे, बट स्टिल 2-3 स्ट्रक्चर हो सकते हैं जो नए मिले। और इफेक्ट ऑफ डबल बॉन्ड वाला सेक्शन ये अच्छा है, इसको ढंग से देख लेना।
इसमें इन्होंने बहुत डिस्क्राइब किया, हालांकि आपको अगर पता है कि डबल बॉन्ड ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट करता है तब भी पर आप सारी चीज़ें सॉल्व कर दोगे, आपको इश्यूज नहीं होंगे। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को भी बहुत डिस्क्राइब किया है, इनफैक्ट कि उससे बेंड्स रूल वगैरह को जोड़ा है। और जो आप जानते हो ना, बेंड्स रूल मतलब परसेंटेज, जहाँ पर लोन पेयर कहाँ पर रहना पसंद करेगा, जहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा होगा। और ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम कहाँ रहना चाहेगा, जहाँ पर परसेंटेज कैरेक्टर जिस ऑर्बिटल का कम होगा, जो हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं, है ना। वो सब पॉइंट्स का एप्लीकेशन बहुत अच्छा है। तो ये पेज मैं मानता हूँ, ये जो पेज आपके सामने दिख रहा है, पेज नंबर 74, बहुत ढंग से पढ़ना। 75 में ड्रैगोज रूल का फॉर्मूला है, वो भी ढंग से पढ़ना। इनफैक्ट कि 74 से जो ये सेक्शन है 78 तक का बेहतरीन है। बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ है, बहुत ज़्यादा बैक बॉन्डिंग के एप्लीकेशंस हैं। आते आपको सब कुछ होंगे, बट वही कि इन्होंने एप्लीकेशन सबको एक जगह बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। तो वो लेंथ तो बहुत बढ़ गई है पेजेस की, बट स्टिल यार आपका रिवीजन, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे लेवल पर हो जाएगी। तो वो सेक्शन बहुत अच्छा है, आप टच कर सकते हो उसको। उसके बाद ये सेक्शन है एक्सटेंट ऑफ डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन। डी ऑर्बिटल का पार्टिसिपेट करना पता है, जब तक डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, ढंग से पार्टिसिपेट नहीं करता, स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होती है। तो उस पर भाषण है वहाँ पर, हालांकि आपको समरी मैंने दे दी। अब यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से जो ओवरलैपिंग है उसको समझाने की कोशिश की गई है, और इन डेप्थ बहुत अच्छे से समझ सकते हो आप। आपने अगर एक बार बॉन्डिंग पढ़ी हुई है, आपको इश्यूज नहीं आने वाले। अगर बॉन्डिंग नहीं पढ़ी हुई है, कुछ कुछ जगह पर पॉइंट्स आपको टफ लग सकते हैं। तो एडवाइस है मेरी कि पढ़ लें पहले, उसके बाद इसको यूज करें। ब्रिज बॉन्डिंग जो पी ब्लॉक का सेक्शन है, एक्चुअली उसे उठा करके यहाँ डाल दिया। हम भी पहले, आप भी देखो मेरे जो पहले जो नोट्स हैं, जो ऑल इंडिया रैंक 1, ये टॉप 100 वाले जो स्टूडेंट्स के जो नोट्स देखोगे मेरे भी, जो मैं अपने वेव प्लेटफॉर्म पर, वेदांतु पर शेयर करता हूं, उसमें दिखाई देगा कि जो बॉन्डिंग है वो बहुत डेप्थ में और बिल्कुल इसी पैटर्न पर है, ढेर सारे एग्जांपल्स। सो वो पहले पढ़ाते थे 10 साल पहले। अभी के टाइम पर यार सिलेबस ऐसा चेंज हो चुका है कि ज़रूरत नहीं रही वैसे पढ़ाने की। अब पी ब्लॉक की चीज़ें पी ब्लॉक में पढ़ाएं तो ज़्यादा इफेक्टिव है, बट स्टिल कोई इशू नहीं, आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हो। हालांकि देखो यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग में इन्होंने तबाही क्या मचाई है। सॉलिड स्टेट जो चैप्टर होता है, सॉलिड स्टेट चैप्टर को डिवाइड कर करके 3-4 सेक्शंस में मिक्स कर दिया है केमिकल बॉन्डिंग में, जो नहीं करना चाहिए था। वो अननेसेसरी स्टूडेंट्स पर लोड है। जब बच्चे अलग से पढ़ते ही हैं सॉलिड स्टेट, तो यहाँ पर ऐड करने से ना कन्फ्यूजन्स बहुत क्रिएट होते हैं। तो वैसे ही है कि पी ब्लॉक की भी कुछ चीज़ें एडेड है, जैसे मैंने बताया ब्रिज बॉन्डिंग। हालांकि ब्रिज बॉन्डिंग इशू नहीं है, इनफैक्ट क्या और मज़ेदार ही लगेगा। और जैसा मैंने बताया जिन्होंने 11th पढ़ लिया उनके लिए तो बिल्कुल मक्खन है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके, डेप्थ में ले जा करके, वेव फंक्शन वगैरह से समझाया है। सार हमने सीखा हुआ है, इनफैक्ट कि हमने एमओटी बहुत ट्रिकी वे में सीखा है। अगर कोई बच्चा 0 से स्टार्ट करेगा तो यहाँ कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होगा। एडवाइस है बिल्कुल नहीं करने की एमओटी, जब तक कि आप एक बार लेक्चर ना देख लो एमओटी का, दिक्कत होगी आपको। अदरवाइज जिन्होंने किया हुआ है बहुत मज़ा आएगा उनको पढ़ने में। सो आप पढ़ सकते हो, बहुत मज़ा आने वाला है। बट आपका मज़ा एक्चुअली बर्बाद कहाँ पर होगा, इस पूरे एमओटी के सेक्शन के बाद शायद, आई थिंक। अब एमओटी का सेक्शन खत्म होने दीजिए, 1-2 जगह पर कुछ गलत कैलकुलेशंस वगैरह हैं, बट नहीं, एमओटी के बाद तो डायपोल मोमेंट है। और डायपोल मोमेंट के भी एग्जाम्पल इन्होंने बहुत लाजवाब, मतलब बहुत डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। एग्जाम्पल्स इतने लाजवाब नहीं है जितना कि इन्होंने अरेंज बहुत अच्छे से किया है। और अगर आप क्लास में ऐसे इतने ज़्यादा नोट्स बनाओगे तो वही बात, जैसे मैंने बताया कि 10 साल पहले जैसे हम पढ़ाते थे कोटा में, मेरे नोट्स भी जो देखोगे टॉप 100 स्टूडेंट्स वाले, वो वैसे ही दिखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। आपको लगेगा अरे केमिकल बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा हेवी। तो केमिकल बॉन्डिंग इसलिए हेवी हो जाती है क्योंकि हम उसमें पी ब्लॉक मिला देते हैं, डी ब्लॉक के कॉन्सेप्ट्स मिला देते हैं, कोऑर्डिनेशन के कॉन्सेप्ट्स भी मिला देते हैं, तो लेंदी हो ही जाएगा। बट आज के टाइम पे ज़्यादा अच्छा तरीका है कि आप केमिकल बॉन्डिंग में ज़रूरत की चीज़ें पढ़ें और फिर ब्लॉक की चीज़ें ब्लॉक में पढ़ें, वो ज़्यादा फायदेमंद होता है, इंटरेस्टिंग भी ज़्यादा बनता है। बट दोनों तरह से मैंने बोला चल सकते, कोई दिक्कत नहीं। अभी का टाइम पर जो भी स्टूडेंट्स हैं जो 11th अच्छे से पढ़ चुके हैं, उनको इश्यूज़ नहीं होने वाले, वो संभाल लेंगे। तो डायपोल मोमेंट वगैरह के एप्लीकेशंस के ढेर सारे एग्जांपल चूज किए गए हैं, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है। बात आई आयनिक बॉन्ड की, तो यहाँ पर अब इन्होंने क्या गड़बड़ किया, पूरा सॉलिड स्टेट डाल दिया। तो इस पार्ट को ओमिट कर देना, मत पढ़ना, चूँकि आपको 12th में पढ़ना ही है। जो लोग सॉलिड स्टेट पढ़ चुके होंगे उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पूरा सॉलिड स्टेट का सेक्शन है, कोई ज़रूरत नहीं होती इसकी, क्योंकि ये कंप्लीट
एक तो इन्होंने सॉलिड स्टेट के एग्जांपल्स भी कुछ ज़्यादा ले लिए हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती जेईई एडवांस तक। बाकी ये जो सेक्शन चल रहा है पूरा ही वही चल रहा है, डिफेक्ट्स वगैरह यार सब सॉलिड स्टेट हैं। एनसीईआरटी पलट करके देखोगे तो नॉन स्टैटिक डिफेक्ट, मेटल डिफिशिएंसी, बॉन्ड नंबर साइकिल है जो कि हेसेस लॉ का एप्लीकेशन है, जो थर्मोकेमिस्ट्री में आपने देखा था वो आप देख सकते हो। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड अफेक्टेड बाय पोलराइजेशन, पोलराइजेशन वाला सेक्शन पता है आपको कि वो फेजन्स रूल है और हमने पढ़ा हुआ है, तो आपको यहाँ पे भी दिक्कत नहीं होगी, आप पढ़ सकते हो अच्छे से। मेल्टिंग पॉइंट वगैरह जो है वो पता है बहुत सर दर्द होते हैं, इस बुक ने बहुत डिस्क्राइब करके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी का और फेजन्स रूल का सेक्शन काफ़ी अच्छा है, आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मल स्टेबिलिटी का जरूर ध्यान देना। जो अगर सॉलिबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस आए तो थर्मल स्टेबिलिटी के ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि उसका ट्रेंड बहुत प्रिडिक्टेबल होता है। मेल्टिंग पॉइंट और सॉलिबिलिटी में बहुत सारे अजीब से ऑर्डर्स होते हैं तो वो पसंद नहीं आते। जेईई एडवांस के फेवरेट तो बिल्कुल नहीं होते हैं। जेईई मेंस में तो इसलिए नहीं पूछे जाएंगे, वही चीज़ें पूछे जाएंगे जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है, और इतना ज़्यादा जितना दिया हुआ है बुक में या जितना ज़्यादा हम बताते हैं अपने वेब प्लेटफॉर्म पर या एलईडी बैच में, इतने की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने इसीलिए बोला हुआ है कि भाई वो सब सेक्शंस में टेंशन नहीं लेना, जितना होता है उतना अच्छे से करो और टाइम के साथ रिवीजन से वो चीज़ अच्छी हो जाएंगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, अभी जो केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन था 1-2 दिन पहले, तो उसमें मैंने आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज पे फंसाया था एंड आई होप दैट कि आपको याद आ रहा होगा कैसे फंसाया था आपको। तो इस सेक्शन में आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज का पूरा डेप्थ पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मेटालिक बॉन्ड से रिलेटेड, मेटालिक बॉन्ड के जो बेसिक्स हैं वही पढ़ना, बाकी पढ़ना तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और इनफैक्ट ये जो बैंड थ्योरी है ये पूरी तरह से वही सॉलिड स्टेट का एंड का सेक्शन है जो कि एनसीईआरटी में है। ये सब पूरा चैप्टर खत्म होता है। इसके बॉन्डिंग के क्वेश्चंस मुझे पसंद है, अच्छे लगते हैं, तो आप ज़रूर इनको ट्राई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। 3rd चैप्टर तक आप अपनी क्यूरीज कमेंट सेक्शन में लिखो और ढेर सारा प्यार दो। लव यू सो मच, ठीक है, बाय। बना लेना, सॉल्विंग ज़रूर कर लेना बदमाशो, थ्योरी से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव हैं ये क्वेश्चंस की सॉल्विंग। लेकिन जो आपके पास पहले से मटेरियल है, जब तक कि वो अच्छे से रिवाइज ना हो तब तक कोई भी नया मटेरियल मत बनाओ। एक बार याद रखो, आपका मटेरियल बहुत अच्छे से आपको रिवाइज कर लेना चाहिए, सो दैट ऐसा फील हो कि वो याद है। ओके, सो इस बुक की लिंक मैं कोशिश करता हूँ कि डाल दूँ डिस्क्रिप्शन में, आपको वैसे भी मिल जाएगा, ये बुक वैसे मिल जाएगी, गूगल सर्च करोगे आप तो जेडीली अडेप्टेड बाय सुदर्शन को PDF फट से मिल जाएगी, ठीक है। बट मैं 24 घंटे के लिए लिंक यहाँ पर रखूँगा। इससे मुझे याद आया कि लास्ट टाइम की भी लिंक मैंने नहीं हटाई, हटा देना चाहिए, नहीं तो कोई कॉपीराइट इशू कर सकता है पैसे कमाने के लिए। ओके, चलो।